हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। बायो की कंसेप्ट क्लियर करने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ना है और क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे पढ़ना है, मतलब मैं कैसे पढ़ती थी मैं वो बताऊंगी आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी ने टिश्यूज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। फिर एनसीईआरटी लिखते हैं सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज ए लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। तो इस सिंगल लाइन में देखो, सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये आपने पढ़ी और आपको समझ है इस चीज़ की कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है इसमें, जो आपने कंसेप्ट से सीखा है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है इसमें। और आगे लिखा हुआ है कि फंक्शंस एज ए लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। तो इस सिंगल लाइन में इसने तीनों की तीनों सिंपल एपिथेलियम की बात कर ली है, सिंपल स्क्वैमस की भी, सिंपल कॉलमनर की भी, सिंपल क्यूबॉइडल की भी। लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, जैसे मैंने बताया था कि बॉडी कैविटीज़ को लाइन करती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जैसे कि पेरिकार्डियल कैविटी हो गया। ठीक है, ऐसे सिलोम होती है बॉडी कैविटी जो कि मेसोथेलियम है बेसिकली। मेसोथेलियम की बात मैं आगे करूँगी, एक सवाल आएगा उसके ऊपर। तो हमारी बॉडी कैविटी होती है जिसको जो सेल लाइन करते हैं वो सेल्स होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के, और उस लाइनिंग को बोलते हैं मेसोथेलियम। जैसे कि ब्लड वेसल के अंदर की जो लाइन थी उसको एंडोथेलियम बोलते थे, वैसे ही बॉडी कैविटी होती है। आप डिटेल में इसके बारे में डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी में। बॉडी कैविटी होती है, कैविटी मतलब खाली स्पेस, और उस कैविटी को लाइन कर रहे होते हैं सेल्स। तो वो सेल्स होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के, और उस लाइनिंग को बोलते हैं मेसोथेलियम। तो वही बॉडी कैविटी फिर डिफरेंट कैविटीज़ में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि पेरिकार्डियल कैविटी जो कि हार्ट के अराउंड कैविटी है, प्लूरल कैविटी जो कि लंग्स के अराउंड कैविटी है, पेरिटोनियल कैविटी जो कि एब्डोमिनल कैविटी है। तो इन सब की लाइनिंग एपिथेलियम है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इस एक शब्द में एनसीईआरटी ने देखो कितना कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बहुत कंसंट्रेटेड होती है, और हमें उसको डाइल्यूट करना होता है, हमें उसकी एक एक चीज़ को समझना होता है वो क्या बोलना चाहती है। वो होगा कंसेप्ट सीख के। हमने बस कंसेप्ट सीखने हैं, उसके बाद आके एनसीईआरटी को पढ़ना है, और एनसीईआरटी में वो कंसेप्ट्स ढूंढने हैं जो हमने सीखे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी सारा कुछ लिख के नहीं देगी, बिल्कुल एक की पॉइंट लिख के दे देगी। एक शब्द एनसीईआरटी में लिखा है तो उस शब्द के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे पढ़नी है एनसीईआरटी। आप पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर आके उसको रिवाइज करेंगे, जो भी कंसेप्ट सीखा जितनी बार हो सके, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी उसको किस तरीके से लिख रही है उस चीज़ को जो तुमने समझी है। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाएगी क्वेश्चन में और तुम्हें वो भरनी होगी। मतलब फिर वो जो समझ लिया ना, इतना समझ लिया ना कि एनसीईआरटी जो लिख रही है वो वही है जो तुमने सीखा है, पर उसको लिखने का, बोलने का थोड़ा सा तरीका अलग है एनसीईआरटी का। कंसंट्रेटेड इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा। तो जब इतना कर लिया ना तुमने, तो उसके बाद तुम एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़नी है उतनी बार पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें ये याद करनी है, मतलब तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि 20 नंबर पेज पे ये लिखा हुआ है, ये डायग्राम्स है, मतलब बिल्कुल चबा देनी है एनसीईआरटी, ऐसे पढ़नी है। पर वो उसके बाद करना है, कंसेप्ट सीखने के बाद, और जब तुम्हें एनसीईआरटी समझ आए कि ये क्या बोल रही है उसके बाद करना है वो। उसके पहले करोगे तो वो तो रट्टा होगा, और वो तो तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेस देगा, वो तुम्हें शांति नहीं देगा। लेकिन जब ऐसे प्रोसीजर के साथ चलोगे, पहले कंसेप्ट सीखोगे, फिर एनसीईआरटी में ढूंढोगे वो चीज़ कि यही यहाँ पे भी वही बोलना चाह रही है ये, फिर उसके बाद उसको जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज़ करो, ताकि वो तुम्हारी मेमोरी में स्टोर हो जाए परमानेंटली। ताकि पेपर वाले दिन तुम्हारी एनसीईआरटी कम से कम 500 बार रिवाइज हो जाए बायो की, ऐसे हो जाए तुम्हें 360 में से 350 नंबर आ जाएं, ऐसे हो जाए। आंखें बंद करो तो तुम्हें पता होना चाहिए इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। फिर चाहे उसको काट के पॉकेट में डाल दो, जहाँ जा रहे हो वहाँ लेके चलो, फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पर पहले सीखनी है चीज़, समझनी है, फिर वो एनसीईआरटी में ढूंढनी है, फिर उसको जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना है। ये है तरीका, ठीक है।
तो आगे की लाइन देखो, इस एक लाइन में इन्होंने कितनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। उसके बाद है लाइन्स द डक्ट्स। डक्ट्स को लाइन करती है, जैसे कि सिंपल में डक्ट बोला हुआ है तो हो सकता है ये बाइल डक्ट की बात कर रहे हो, सिंपल कॉलमनर की। बस तुमने वो चीज़ ढूंढनी है यहाँ पे कि ये वो बात कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं लिखा होगा, बस तुम्हें की पॉइंट दिया होगा, और तुम्हें वो तभी चमकेगा अगर तुमने कंसेप्ट क्लियर किए होंगे तो। अदरवाइज़ वैसे पढ़ते रहोगे तो वो तो रट्टा मारने वाला काम होगा, और रट्टा मार के कभी भी शांति नहीं होती है, वो तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेस देता है। और जो भी है कंसेप्ट सीख रहे हो वो तुम्हें शांति देता है, वो कंसेप्ट तुम्हारे पास हो तो तुम हीरो महसूस करते हो खुद को, ठीक है। और इसके अलावा देखो फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे ट्यूब्स की बात करिए तो वो फेलोपियन ट्यूब्स की, ऐसी ट्यूब्स की बात कर रहे होंगे। फेलोपियन ट्यूब हो गया, एपिडिडिमस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, ये ट्यूब्स ही है ना। तो यहाँ पे बताई थी हमने सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड थी, और एपिडिडिमस वास डिफरेंस में स्टीरियो सिलिएटेड थी। तो ये बात करना चाहते हैं एनसीईआरटी वाले, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन पे मूव करते हैं। अगली लाइन लिखी हुई है, द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स लेयर्स। और ये हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है कि लोअर मोस्ट सेल्स क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट सेल लेयर होती है पॉलीगोनल या अम्ब्रेला शेप्ड या पियर शेप्ड, उसके ऊपर या तो फ्लैट हो सकते हैं या फिर से क्यूबॉइडल हो सकते हैं या कॉलमनर हो सकते हैं, उसके बेस पे उनका डिवीज़न है। और इसके अलावा एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ी है कंपाउंड में हमने, तो मल्टी लेयर्ड थी सारी। और वही एनसीईआरटी बोल रही है कि कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल्स लेयर एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन अवर स्किन। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका, जैसा कि स्किन में होता है, मैंने बताया भी था। और आगे एनसीईआरटी लिखती भी है कंपाउंड एपिथेलियम में कि सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में इसका मिनिमम रोल होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं आगे लेके चलती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर कि इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर्स। कंपाउंड एपिथेलियम में हमने देखा था ना कि एक से ज़्यादा लेयर्स थी सेल्स की, ठीक है, मल्टी लेयर्ड cells and thus has limited role in secretion and absorption। ये एनसीईआरटी की लाइन है भैया। एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, एनसीईआरटी को तुमने मतलब जो भी तुम्हारे ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, वो मान के चलना है। जो लिख दिया है वो आंख बंद करके विश्वास कर लेना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आता है एनसीईआरटी की लाइनों पे। एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं जो भी एग्जामिनर नीट का एग्ज़ाम ले रहे होते हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा होगा उसे सही मानेंगे, ठीक है। तो इट हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और हमने बात भी करी है कंपाउंड एपिथेलियम का लिमिटेड रोल है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इट हैज़ इट मेनली फंक्शन, मतलब मेन इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करने का, ठीक है। द मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। इसमें कोई नई बात तो नहीं लग रही ना, हमने सब कुछ किया हुआ है। हम उसी चीज़ को यहाँ ढूंढ रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में वो किस तरीके से लिखा हुआ है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। फिर हमने इसको याद करना है, मतलब याद करना है और उसको बार बार पढ़ना है ताकि वो हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए, कि फिर हमें ध्यान रहेगा सवाल करते हुए कि ये लाइन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की है। ऐसे होता है, ठीक है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। देखो, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, तो इसमें कौन सी बात हो रही होगी? एपिडर्मिस वगैरह, नेल्स, हेयर्स, हूव्स, तो ये बात हो रही होगी कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम की। देखो एनसीईआरटी डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहती है, कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम की। ऐसे एनसीईआरटी सवाल पूछती है और फिर हमें लगता है कि वो बाहर से आया, बाहर से नहीं आता, वो एनसीईआरटी से ही आता है, बस हमने उसको ढंग से पढ़ना होता है एनसीईआरटी को, बस। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, और उसके बाद लिखा हुआ है कॉमा लगा के, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी फेरिंग्स। तो इसमें ये क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं? नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम के बारे में, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। पर तुमने तो उसके 1000 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं, और ठीक है, ये तो इतना सा लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉन कैरेटिनाइज के बारे में बोल रहे हैं, और ऊपर कैरेटिनाइज के बारे में था, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। उसके बाद है कॉमा, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो साहब, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो मैंने क्या बोला था कि कोई भी ग्लैंड होगी उसका एक कंपोनेंट होता है सिक्रेटरी यूनिट जो कि सब्सटेंस रिलीज़ करता है, दूसरा होता है सिक्रेटरी डक्ट जो कि बाहर लेके जाता है उसको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, ग्लैंड जहाँ पे भी होगी वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिक्रेटरी यूनिट में सिंपल क्यूबॉइडल थी, सिक्रेटरी डक्ट में मैंने क्या बोला था,
स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल बोला था कि नहीं बोला था? वही बात यहाँ पे लिखी है एनसीईआरटी में, देखो इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी हो या कोई भी हो। अब देखो यहाँ पे सलाइवरी आ गया तो किसी सवाल में डायरेक्ट ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि, तो ये सवाल पूछा हो अगर इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में बताओ कौन सी एपिथेलियम होती है, तो कंपाउंड बोलोगे, लेकिन और भी प्रिसाइज जाना हो तो कौन से कंपाउंड बोलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल, सॉरी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और एंड ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट्स, ये भी वही बात हुई, सारी जितनी भी डक्ट्स होती है हमारी उनमें स्ट्रेटिफाइड होती है, और सिक्रेटरी यूनिट में हमारी सिंपल क्यूबॉइडल होती है। तो ऐसे एनसीईआरटी ने इन्फॉर्मेशन दी होती है, समझ रहे हो। इसके बाद की भी पढ़ाती हूँ। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दी हुई है ना वो तो तुम्हें एज सच याद होनी चाहिए, एज सच उठ के आती हैं डायग्राम्स और लाइंस एज सच। एनसीईआरटी तुम्हारी गुरु है, बस ये मान के चलना है। एनसीईआरटी को जितना हो सके ना उतना अच्छे से पढ़ो। देखो यहाँ पे डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस सिंपल एपिथेलियम की डिवीजन है स्क्वामस क्यूबॉइडल कॉलमनार, ठीक है, स्क्वामस क्यूबॉइडल कॉलमनार, ठीक है। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, देखो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, बस 3 के नाम लिखे हैं इन्होंने। उसके बाद देखो फ्लैट सेल्स, ये कौन सी होगी? टाइल जैसे सेल लग रहे हैं ये होगी स्क्वामस, ठीक है। लिखा भी यहाँ पे ए डायग्राम स्क्वामस है, फ्लैट सेल्स हैं, ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, यहाँ पे क्यूबॉइडल है, ये खंबे जैसी सेल्स हैं, लंबा लंबा न्यूक्लियस भी खींच गया इनका। सी कॉलमनर सेल्स है, और डी क्या पिक्चर है, डी भी कॉलमनर सेल्स हैं, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया हुआ है इन्होंने। लंबे लंबे सेल्स बनाए हुए हैं, खंबे जैसे सेल्स, लंबा सा न्यूक्लियस और उसके ऊपर सीलिया लगाए हुए हैं, तो कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, एक मॉडिफिकेशन बता दी है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, इसके भी, इसके भी, इसके भी, और जो एनसीईआरटी में लिखी दी हुई डायग्राम है सीलिया वाले की, इसके भी एग्जाम्पल पता होने चाहिए। सिंपल कॉलमनर की सिलेटेड मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ होते हैं ये सेल्स बताओ? फेलोपियन ट्यूब में और एपेंडाइमा में। एपेंडाइमा ब्रेन में पढ़ेंगे, ब्रेन में होता है एपेंडाइमा। तो फेलोपियन ट्यूब और एपेंडाइमल एपिथेलियम यहाँ पे होती है ये सिलेटेड। इसके अलावा देखो द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। क्या लिखा हुआ है? सिंगल लेयर, सिंगल ही होगी क्योंकि सिंपल है। थिन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, इरेगुलर बाउंड्रीज मतलब ऐसे वेबी सी बाउंड्रीज होंगी, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है ना, टाइल जैसी है लेकिन सीधी थोड़ी है, ऐसे वेबी सी अपीयरेंस है ना, ऐसे ऐसे है ना, तो इरेगुलर बाउंड्रीज, तो ऐसी वेबी अपीयरेंस को बोलते हैं टेसिलेटेड, इसलिए इसका नाम टेसिलेटेड एपिथेलियम भी होता है। टेसिलेटेड वेबी अपीयरेंस को बोलते हैं टेसिलेटेड। और पेवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि टाइल जैसी होती है, फ्लैट होती है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तुम्हारे दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो रही है क्या? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में मतलब एंडोथेलियम की बात हो रही है साहब, बोल रहे हैं एंडोथेलियम में फ्लैट सेल्स है, स्क्वामस सेल्स हैं, सिंपल स्क्वामस सेल्स हैं। इसके अलावा कहाँ लिखा है इन्होंने? एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, बताओ कौन से वाले न्यूमोसाइट्स की बात हो रही है? कौन से वाले न्यूमोसाइट्स की बात हो रही है साहब? जल्दी बोलो यार प्लीज़। न्यूमोसाइट्स टाइप 1, ठीक है। उसके अलावा कहाँ लिखा है? एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूज़न बाउंड्री। तो मैंने बोला था ना, डिफ्यूज़न जहाँ पे करना हो, जैसे एल्वेलाई में होता है गैसेस का डिफ्यूज़न, या फिल्ट्रेशन जहाँ पे करनी हो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स, जिनमें साइटोप्लाज्म कम होता है, फ्लैट सेल्स, ताकि ईजिली हो पाए डिफ्यूज़न और फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, सिंगल लेयर ही होगी क्योंकि सिंपल है, और क्यूब लाइक सेल्स है। कॉमनली फाउंड इन, देखो अभी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, यहाँ पे गूगली लिख दी हुई है इस लाइन में, दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड साहब, अब यहाँ पे डाउट आता है, हमने पढ़ा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है सिक्रेटरी यूनिट वाले पार्ट में, डक्ट वाले पार्ट में तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल पढ़ी है हमने। एनसीईआरटी लिख रही है क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे बताई इन्होंने? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, तो डक्ट्स में तो स्ट्रेटिफाइड होती है। तो साहब एनसीईआरटी का देखो लिखने का तरीका, एनसीईआरटी ने लिखा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
क्यूबॉइडल में मतलब डक्ट्स में होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और सिक्रेटरी यूनिट में होती है सिंपल क्यूबॉइडल। एनसीईआरटी ने बस क्यूबॉइडल लिखा है ऊपर। एनसीईआरटी ऐसे इन्फॉर्मेशन देती है तुम्हें हवा में, मतलब लिख देगी बस, तुम्हें उसको समझना है, वो कंसेप्ट से समझ पाओगे तुम, अगर तुमने अच्छे से सीखा हुआ है, किसी ने अच्छे से सिखाया हुआ तुम्हें तभी। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। तो डक्ट्स में होती है क्यूबॉइडल, गलत नहीं है ये, पर कौन सी क्यूबॉइडल होती है डक्ट में? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होती है। और जबकि सिक्रेटरी यूनिट में कौन सी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल। समझ रहे हो बात? ऐसे डिकोड करना है एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है बात उसको, ठीक है।